हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे बीएफएम का मॉड्यूल सी, ट्रेजरी मैनेजमेंट। अब ट्रेजरी मैनेजमेंट होता क्या है, अब इसको हम एक फास्ट फॉरवर्ड तरीके से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं हम पूरे का पूरा पढ़ेंगे। अब एक्चुअली क्या है, जैसे भी एग्जाम पास आ गया तो हमारे को फटाफट इसको रिवीजन करना पड़ेगा। तो ट्रेजरी क्या है? ट्रेजरी एक बैंक डिपार्टमेंट होता है जो आपका बैंक का जितना भी आपका पैसा आ रहा है या जा रहा है उसका मैनेज करके रखता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता आपने मान लो कि एक डिपॉजिट लिया 5 लाख रुपए का एक साल के लिए, और अपने वो 5 लाख रुपए एक इन्वेस्ट कर दिया अपने लोन में। अब लोन में आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब लोन कोई 1 साल के लिए तो लेता नहीं है, कोई 4 साल के लिए लेगा, क्या पता 5 साल के लिए लेगा, हो सकता है 10 साल के लिए भी ले। अब वहाँ से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको डिपॉजिट में आप कितना दे रहे हो उसको, 6% 7%। अगर एफडी करवा रहा है तो, अगर सेविंग में ही रख रहा है तो वो आपको 3.5% या 4% जो रख रहे हो। और लोन में आप कितना देते हो, रिस्क परसेंटेज के हिसाब से आप उसको 10 से 11% के आसपास दे देते हो। तो ये मार्जिन जो आपका बनता है दोनों के बीच में, यही आपका जो होता है, आपका प्रॉफिट होता है बैंक का। ठीक है। तो अब ट्रेजरी उसको मैनेज करता है, किस तरीके से मैनेज करता है वो बैंक के एसेट्स या और लाइबिलिटीज़ को, ताकि बैंक का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। इसी को ट्रेजरी मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। तो जैसे ये है फंड मैनेजमेंट हैज़ बीन द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ द ट्रेजरी, बट ट्रेजरी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल रिस्क मैनेजमेंट प्लेस एन एक्टिव रोल इन एएलएम। एएलएम मीन्स एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। अब ट्रेजरी क्या था? ट्रेजरी एक्चुअली फंड मैनेजमेंट का काम तो करता ही था, बट ट्रेजरी को हम एक रिस्क मैनेजमेंट का काम भी दे दिया गया है। ये क्या करता है, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो हर एक बैंक में होता है उसके साथ मिलके एक एक एक्टिव पार्ट प्ले करता है आपके एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट में। ऐसा ना हो आपका एसेट लाइबिलिटी में मिसमैच आ जाए, और जब कोई पैसा लेने के लिए आए, सपोज ऐसा है कि आपने सारा का सारा पैसा जो आपके पास 10 लाख रुपये पड़ा था डिपॉजिट में आया है लोगों की तरफ से, और आपने वो जो पैसा लगा दिया, लोन दे दिए। अब लोन एकदम से तो वापस आने नहीं वाले, और अगर एकदम से सारे लोग पैसे वापस लेने के लिए आ जाएंगे तो इससे क्या होगा, आपका लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगा और बैंक की रेपुटेशन स्टेक पे आ जाएगा, और हो सकता है बैंक डूब भी जाए। ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो हम ट्रेजरी मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं, और इसलिए ये है फंड मैनेजमेंट के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट का भी में भी वो एक्टिव पार्ट प्ले करता है। अगला है डी मैट अकाउंट्स आर मेंटेन बाय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टू होल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब जो डी मैट अकाउंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है। और बैंक सिर्फ डीमेट फॉर्म में तभी अप्लाई कर सकता है अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, अदरवाइज बैंक जो है वो डीमेट फॉर्म को, जो अकाउंट्स होता है उनको परचेज कर ही नहीं सकता। ठीक है। थर्ड है, इन प्रेजेंट सिनेरियो ट्रेजरी फंक्शन इज लिक्विडिटी मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ सर्विस सेंटर। अब ये थोड़ा सा पुराना लिखा हुआ है, इसमें क्या मतलब है, ट्रेजरी सेंटर एक पुराने तरीके से सोचा जाए तो एक सर्विस सेंटर की तरह माना जाता था। अब उसका काम सिर्फ क्या था, लिक्विडिटी मैनेज करना है कि आपका भी इतना पैसा आएगा और इतना पैसा यहाँ पे लगा देना है। तो उसको हम सर्विस सेंटर कहते हैं कि यहाँ से पैसा आएगा, सर्विस को अपने पास रखना और जब इधर मांगो तो दे देना। तो सर्विस प्रोवाइड करता था सिर्फ, तो उसके लिए हम उसको पहले सर्विस सेंटर बोलते थे। पर उसके बाद क्या हुआ, धीरे क्या हुआ कि अब सारा का सारा 1+1 करते 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 एक ही प्लस में चीज़ें जोड़ते रहे, और फिर ट्रेजरी को एक प्रॉफिट सेंटर में बदल दिया गया। ट्रेजरी में बहुत सारे काम जो है वो डाल दिए गए, जैसे अब वो फॉरेक्स भी देखना शुरू कर दिया उसने, अब वो इन्वेस्टमेंट भी करता था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, डेरिवेटिव्स भी खरीदता था। जैसे क्या होगा, उसका जो अप्रोच एंगल था और जो जिसका एक क्राइटेरिया था वो ज़्यादा बढ़ गया, जिससे वो प्रॉफिट सेंटर के अंदर बदल गया। पहले ये सर्विस सेंटर में कहलाता था पुराने ज़माने में। ठीक है। और उसके बाद ट्रेजरी कनेक्ट्स कोर एक्टिविटी टू बैंक विद द फाइनेंशियल मार्केट। अब बैंक है, बैंक की कोर एक्टिविटी क्या होती है, पैसा लेना और पैसा देना, यही होता है। अब वो क्या करता है, ट्रेजरी एक बीच में एक मेंबर एक तरीके से प्रेजेंट करता है, ताकि वो जो बैंक के जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है और जितना भी कोर एक्टिविटी है बैंक की, लेंडिंग और बोरिंग जो होती है, वो उसकी फाइनेंशियल मार्केट के साथ लिंक हो सके। वो वहाँ पे पैसा लेंगे लोग, बैंक के अगर लोगों से पैसा लेगा, अब वो बैंक से आगे सीधा तो कहीं इन्वेस्ट करेगा नहीं, तो क्या करता है ट्रेजरी ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक वो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से वो पैसा निकालता है। ओके। तो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल एक्सचेंज बिजनेस आर पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। अब क्या हो गया, धीरे धीरे पहले सर वो सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बाद जो ट्रेजरी है वो सिक्योरिटीज फॉरेन एक्सचेंज का ही काम भी उसने करना शुरू कर दिया, इसलिए ट्रेजरी को एक इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का नाम दे दिया गया। Integrated treasury refers to the integration of money market, securities market and foreign exchange operations.
अब इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड का मतलब है जितने भी छोटे छोटे ऑपरेशन को मिला के इकट्ठा कर दिया गया और उसको इंटीग्रेटेड ट्रेजरी हम कहा जाते हैं। अब क्योंकि छोटे छोटे ऑप्शंस थे, हमारे को अलग अलग डिपार्टमेंट को देखते थे, पहले फॉरेक्स से फॉरेक्स दिखता था, परचेज करता था, वो अलग करता था, वो अलग करता था। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करते हुए ट्रेजरी को ही वो सारा काम दे दिया कि आप ही परचेज करो, आप ही मैनेज करो, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन में आप देख लो, ये भी आप देख लो। तो उससे क्या हुआ, सारा का सारा काम एक जगह आ गया और उसको हम इंटीग्रेट ट्रेजरी भी करना बोलना शुरू कर दिया हम लोग। ठीक है। Banks have been allowed large limit in proportion of the net worth for overseas borrowing and investment. अब बैंक्स जो होते हैं वो अपनी ओवरसीज बोरविंग भी कर सकते हैं, बट उनको एक पर्टिकुलर लिमिट में ही इन्वेस्ट करना अलाउड होता है। और वो जो पोर्शन अगर देखा जाए तो काफ़ी लार्ज प्रोपोर्शन में होता है, प्रोपोर्शन ऑफ द नेटवर्थ। जितनी उनकी नेटवर्थ होगी, सपोज कि 100 लाख की उनकी एक अपनी नेटवर्थ है, तो उसमें से वो कम से कम 40 या 50% जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं ओवरसीज बोरोविंग में। तो ठीक है। तो नेक्स्ट है, बैंक कैन ऑल्सो सोर्स फंड्स इन ग्लोबल मार्केट एंड स्वैप द फंड्स इनटू डोमेस्टिक करेंसी और वाइस वर्सा। देखो, अगर बैंकों को फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है और बैंक के पास पैसा फालतू पैसा पड़ा और बैंक चाहे कि फॉरेन करेंसी मुझे मिल जाए, तो वो ट्रेजरी जो है वो ऑन द बैंक ऑफ बिहाफ बैंक्स बिहाफ वो जो फॉरेन करेंसी उसको बाई भी कर सकता है और चाहे तो फॉरेन करेंसी को सेल भी कर सकता है। यही लिखा हुआ है, बैंक कैन ऑल्सो सोर्स फंड इन ग्लोबल मार्केट, स्वैप द फंड्स इनटू डोमेस्टिक करेंसी और वाइस वर्सा। स्वैप का मतलब है इंटरचेंज करना। ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रेजरी ट्रांजेक्शन कस्टमर इज नोन एज मर्चेंट बिजनेस। अब ट्रेजरी, अब जो ऑब्वियसली बात है, किसके कस्टमर करेगा, अपने तो करना है। बैंक बैंक अपने लिए तो कोई काम करता नहीं है, बैंक करता है कस्टमर्स के लिए। अगर कस्टमर को कोई भी काम ट्रेजरी करती है तो उसको हम मर्चेंट बिजनेस कहते हैं। अ ट्रेजरी कंपासेस फंड मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग इन अ मल्टी करेंसी एनवायरमेंट। ऑब्वियसली बात है कि ये सिर्फ आईएनआर में तो डील करेंगे नहीं, आप पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हर बैंक का, वो हर एक कंट्री में डील करते हैं, तो वो एक्सचेंज में डील करते हैं, तो वहाँ पे एक फॉरेन करेंसी, जापान, जापानीज येन, यूएसडी डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ये सब कुछ वहाँ पे डील करते हैं, तो इसलिए उसको मल्टी करेंसी इन्वायरमेंट कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंटीग्रेशन बिटवीन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है, जो आपकी डोमेस्टिक मार्केट जिसमें पहले बैंक्स डील कर रहे थे और ग्लोबल मार्केट, इनको मिला दिया गया है ताकि एक दूसरे का जो डिफरेंस था वो खत्म हो चुके और जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो एनहांस हो जाए। प्रॉफिट के साथ रिस्क भी बढ़ चुका है, पर ये जो है ग्लोबलाइजेशन पार्टी माना जाता है। आरबीआई हैज़ बीन प्रोग्रेसिव रिलैक्सिंग द एक्सचेंज कंट्रोल। अब स्लोली एंड स्टेडीली क्या हो रहा है, पहले बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे आरबीआई की तरफ से, जैसे आपको पता था फेरा था। फेरा में क्या था, फेरा में जो आरबीआई था, आरबीआई ने बहुत सारे जो अपने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे कि यहाँ पे आपको ये आप फुल तरीके से आप बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। पर धीरे स्टोरली क्या हुआ, जब 1991 में मनमोहन सिंह जी की सरकार, वो फाइनेंस मिनिस्टर था, तो वो जब उन्होंने फेरा को फेमा में बदल दिया गया, उस टाइम पूरा एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, जिससे क्या हुआ, जो सोच थी देश की, वो बैंक को खोला गया, एफडीआई के लिए बाहर से पैसा आना शुरू हुआ और जाना शुरू हुआ। तो उसके बाद से ही आरबीआई का जो नज़रिया था वो थोड़ा बदला और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उनके प्रॉपर प्रोपोर्शन में आरबीआई ने उसको हटा लिया। ठीक है। एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई हैज़ बीन नेम्ड एट फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 2004। एक्चुअली पहले क्या होता था, आरबीआई का अपना एक अलग से एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट था, यानी जितने भी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हो रहे हैं इंडिया में, कि कोई डॉलर से इसमें कन्वर्ट होगा, जो भी बैंक से कंट्री आते हैं, तो उसके लिए एक अलग से उसके बाद एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट होता था। अब उसके बाद 2004 में उसने क्या किया, एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट को जो है फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में चेंज कर दिया उसने। ठीक है। ट्रू ट्रेजरी ट्रेड्स विद नैरो स्प्रेड्स, द प्रॉफिट्स आर जनरेटेड ड्यू टू हाई वॉल्यूम्स ऑफ बिजनेस। अब ऑब्वियसली बात है, रिस्क है। अब रिस्क है, पर क्या होता है, इसमें जो जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में होता है। अब हाई वॉल्यूम की वजह से अब हल्का सा भी डिफरेंस आता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल जाता है। सपोज़ कि आज डॉलर का रेट जो है वो 72.10 है और अब थोड़ी देर में आपने देखा कि हाँ भी शाम तक आपने देखा तो 72.40 रेट पहुँच चुका है, डॉलर का रेट बढ़ चुका है। तो आपने क्या किया, ये तो बड़े हुए रेट पे आप उसको क्या करेंगे, आप उसको सेल कर देंगे। अब सेल कर देंगे तो ऑब्वियसली तो बड़ी हुई वैल्यू आपको मिलेगी वापस, तो उसे कहो बहुत ज़्यादा आपको अमाउंट मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स में बिजनेस किया जाता है। थ्रू
फॉरेन करेंसी पोजीशन एट एंड ऑफ द डे इज नोन एज ओपन पोजीशन। ऑब्वियसली बात है, जो करेंसी है वो डील करेंगी, हो सकता है कि वो आप मान लो $100 से उसने शुरू किया और शाम को जाके उसके $1000 है, तो शाम को एट द एंड ऑफ द डे जो भी फॉरेन करेंसी की पोजीशन होगी ट्रेजरी के पास, उसको हम ओपन पोजीशन कहेंगे। ओपन पोजीशन को दो और नाम से जाना जाता है, जिसको हम ट्रेडिंग पोजीशन और प्रोप्राइटरी पोजीशन भी कहते हैं। अब ट्रेडिंग पोजीशन क्या होता है, यानी उसने कितने से शुरू किया, कहाँ पे उसने खत्म किया, तो ट्रेड का मतलब यही होता है कितना उसको प्रॉफिट एंड मार्जिन हुआ, वहाँ से भी वो देखा जाता है। और प्रोप्राइटरी, जैसे प्रोप्राइटरी फर्म होता है, जैसे वो अपना सारा काम उसको मैनेज करता है, शाम को जाकर बही खाता बनाता है, तो वही ये चीज़ कह रही है कि ओपन पोजीशन, प्रोप्राइटरी पोजीशन और ट्रेडिंग पोजीशन ये एक ही है। अगर ये पूछा जाए कि ओपन पोजीशन किस दो नाम से जाना जाता है, तो ये आप लिख सकते हैं प्रोप्राइटरी पोजीशन या ट्रेडिंग पोजीशन। तो ट्रेजरी सेल फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, वेरियस रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट एंड स्ट्रक्चर्ड लोन्स टू कॉर्पोरेट। तो ट्रेजरी क्या करती है एक्चुअली, इनका मेन मोटिव क्या होता है, कॉर्पोरेट को अपना सर्विस प्रोवाइड करना। कॉर्पोरेट कौन होते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल होते हैं, क्योंकि छोटे बंदे के पास तो इतना पैसा होता नहीं, होता है तो बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड स्टॉक में होता है, तो ठीक है वो भी मैटर करता है, पर ये ज़्यादा डील करते हैं कॉर्पोरेट्स में। अब कॉर्पोरेट्स कहते हैं अपनी जितनी भी सर्विसेज होते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स उनको देते हैं, स्ट्रक्चर्ड लोन भी देते हैं, कॉर्पोरेट्स भी देते हैं, और उनके पैसे को हेज भी करते हैं। अब क्या है, उनके पैसे को बचा के भी तो रखना है। आपका कोई कस्टमर आपको होगा कि हाँ भी मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा, तभी तो कस्टमर आपके पैसे रुकेगा, अदरवाइज तो चले जाएगा। तो जिसको हम कहते हैं मिटिगेशन क्या होता है, जो भी आपका रिस्क है उसको कम कर देना। आप उसको मान लो कि उसको डर लग रहा था कि मैं इन्वेस्ट करूंगा मेरा नुकसान हो जाएगा, आप कहोगे कोई बात नहीं, आप लगाओ पैसा, अगर बैठे हैं तो हम बैठे हैं, हम आपको अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कराएंगे और आपको प्रॉफिट भी अर्न करने देंगे। ठीक है, तो ये इसको हम मिटिगेशन कहते हैं। ट्रेजरी नेक्स्ट इज फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इज एंटर्ड टू फिक्स रेट इंटरेस्ट रेट इन फ्यूचर। अब हो सकता है, अब जैसे आप एक बिजनेसमैन है, आप सोचे कि हाँ भी आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, ये तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, तो मे बी मेरा जो डॉलर का रेट है वो आगे बढ़ेगा या कम होगा। अब ये तो कैसे होगा, तो अब क्या करेंगे, बैंक से आप जाके एक फ़ॉरन रेट कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे कि मैं जो 4 दिन के बाद या 1 महीने के बाद मैं डॉलर आपसे खरीदूंगा, मैं इस रेट, आप मुझे किस रेट पे दोगे। तो बोलेगा कि चलो ठीक है जी, आज का रेट तो है 72 चल रहा है, मैं आपको 73 पॉइंट, वो अपने कैलकुलेशन करके 73.20 पे हम आपको दे देंगे, क्योंकि करेंसी अपनी हम मार्जिन वगैरह लगा के आपको इतने में दे देंगे। ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, कि आज ही मैं आप बुक कर जाऊँगा कि मैं आपको 1 महीने के बाद मेरे को $1000 रेमिट करना है, तो आप कहोगे हम जी हम ₹73.20 पे करेंगे, तो यही आपका कोटिंग रेट हो जाएगा, इसमें हम उसको सेल कर दें। मैं अपना पैसा आपको दे दूँगा और कंसेंट आपको दे दूँगा, आप 1 महीने के बाद क्या करेंगे, उसको अपने मार्जिन वगैरह लगा के उसी रेट पे उसको भेज देंगे। अब उस रेट को आप चेंज नहीं कर सकते, आपने एक बार उसको कोट कर दिया है, चाहे आपको फ़ायदा हो या नुकसान हो, आपको वो पैसा भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कस्टमर के साथ। हो सकता है इसमें आपको फ़ायदा भी हो जाए, ठीक है, हो सकता है कि करेंसी की डॉलर की वैल्यू जो है वो बहुत और ज़्यादा गिर जाए, पर हो भी ये भी हो सकता है कि डॉलर की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा अप भी हो जाए। तो दोनों केस हो सकते हैं। स्वैप इज ऑफर टू कन्वर्ट वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी। स्वैप क्या होता है, ऑब्वियसली बात है, स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज करना, तो एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज करने को ही हम स्वैप कहते हैं। और नेक्स्ट है एलोकेशन कॉस्ट टू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ ब्रांचेस ऑफ बैंक ऑन अ रैशनल बेसिस नोन एज ट्रांसफर प्राइसिंग। अभी ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग, सपोज आपकी एक ब्रांच है जो पूरी डिपॉजिट बेस्ड ब्रांच है। अब डिपॉजिट बेस्ड ब्रांच है, मान लो उस आपकी उस ब्रांच के पास 90 करोड़ का डिपॉजिट है और सिर्फ 5 करोड़ का एडवांस है। तो ये क्या कर रहे हैं, इस हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा पैसा जो लोगों से इन्होंने लिया हुआ है, उसमें मान लो कि 50 लाख की आपकी एफडी भी बनी है, 50 करोड़ की एफडी बल्क में बनी हुई है, तो उसी को आपको इंटरेस्ट जो आप लोगों को दे रहे हो बहुत ज़्यादा दे रहे हो। पर आप कमा कहाँ से रहे हो, आपको तो 5 करोड़ ही दिया हुआ है, आपने बहुत कम लोन दिया है, तो आपको कितना यहाँ से इन्वेस्ट हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। मान लो कि आपने 37 जो लाख रुपये अपने इंटरेस्ट पे दे दिया और मैं कमाए कितने, 2.5 लाख रुपये, तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इससे क्या होगा, अब बैंक इस ब्रांच को तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो पर अब ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी ब्रांच भी हो जिसके पास एडवांस हो, डिपॉजिट हो, मतलब उसके बाद एक मान लो 70 करोड़ की ब्रांच होगी, तो उसके हो सकता है उसके पास 55 करोड़ का एडवांस ही हो,
और 15 करोड़ का उसके बाद डिपॉजिट हो, तो यहाँ अर्निंग ज़्यादा हो रही है। अब इसको पैसा चाहिए लोगों को देने, और लोग मांगे पैसा मांगने के लिए आ रहे हैं, उसको पैसा चाहिए, पर पैसा तो इसके पास है नहीं। तो क्या होगा, उस ब्रांच से इस ब्रांच में वो पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा हेड ऑफिस के थ्रू। तो ये पैसा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वो पैसा उसको इन्वेस्ट करेगा। जब जो इंटरेस्ट इसको गेन होगा, उस इंटरेस्ट को वो हेड ऑफिस को देगा, और हेड ऑफिस कहता है वो इन रिटर्न वो पैसा उस ब्रांच को दे देगा। तो जिससे क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एक बैलेंसिंग बन जाएगी। उसके बाद डिपॉजिट था, पर इसके बाद डिपॉजिट नहीं था, उसके बाद एडवांसेस नहीं थे, इसके बाद एडवांसेस थे। तो क्या हुआ, ये दोनों पैसे को यूटिलाइज करना एक प्रॉपर तरीके से, इसको ही ट्रांसफ़र प्राइसिंग कहते हैं। तो ट्रेजरी फंक्शन विद डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी हेडेड बाय सीनियर मैनेजमेंट। अब जो ट्रेजरी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, तो इसलिए बहुत ही सीनियर मोस्ट पर्सन इसमें लगाया जाता है। ट्रेजरी जो सुपरवाइजर होता है या जो ट्रेजरी का इंचार्ज होता है, बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर होता है, क्योंकि ये सीधी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आती है, और ये बहुत ही रिस्की प्रोसेस होता है। तो इसलिए ये जो इसके अंदर जो मेन हेड लगाया था, वो भी बहुत ज़्यादा सीनियर मैनेजमेंट पर्सन होता है। The treasury may be divided into 3 main division, that is dealing room, back office and middle office. अब जो ट्रेजरी है वो 3 मेन डिवीजन में डिवाइड होती है, एक तो डीलिंग रूम, बैक ऑफिस एंड मिडिल ऑफिस। तो अब वैसे पता एक हो, अब कोई भी एक हेड ऑफिस या एक बैंक होता है, तो वो 3 तरीके से डिवाइड होता है। एक तो अगर देखो ब्रांच होती है, वो काम कर रही है, उसके बाद क्या होता है, वो एक मिडिल ऑफिस होता है जो जेड हो गया, उसके बाद क्या होता है, बैक ऑफिस होता है जिसको एच ओ कहते हैं। अब कहता है, अब यही कंसेप्ट देखो यहाँ पे, एक हो गया अगर मान लो कि फ्रंट डीलिंग में आपको देखा जाए तो आपको डीलिंग रूम हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, बैक ऑफिस हो गया, या फिर मिडिल ऑफिस जिसको कहते हैं, और फिर आपका बैक ऑफिस हो गया। तो ट्रेजरी होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, बैक ऑफिस, मिडिल ऑफिस और आपका डीलिंग रूम। हम आगे भी पढ़ेंगे, जैसे नीचे लिखा हुआ देखो, पढ़ ही रहो इसको। बैक ऑफिस रिस्पॉन्सिबल वेरिफिकेशन सेटलमेंट ऑफ द डील्स कंक्लूडिंग बाय द डीलर्स। अब आपके डीलिंग रूम में क्या होता है, डीलर्स बैठे होते हैं, वो आपके कोई करेंसी आपको हमने देखा कि करेंसी डाउन जा रही है, तो उसको खरीदना है या नहीं खरीदना, ये सब कुछ डिसीजन लेते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, और फिर उसको परचेज कर लेते हैं। अब परचेज कर लिया, अब उसको डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, वेरिफिकेशन होंगे, सेटलमेंट हुई है नहीं हुई है, कैसे हुई, ये सब कुछ काम हो जाता है वो बैक ऑफिस पे होता है। फ्रंट ऑफिस क्या करता है, वो खरीदने का काम करता है उसको, और उस पर अपने ध्यान रखता है, और बाकी जो काम होता है वो बैक ऑफिस पे होता है। तो ये तो हो गया बैक ऑफिस आपका। ऐसा आपका मिडिल ऑफिस होता है। मिडिल ऑफिस क्या करता है, मिडिल ऑफिस मॉनिटर्स एक्सपोजर लिमिट एंड स्टॉक ऑफ ट्रेजरी एंड रिपोर्ट्स टू मैनेजमेंट ऑन की पैरामीटर ऑफ द परफॉर्मेंस। अब मिडिल ऑफिस क्या करता है, जितनी भी एक्सपोजर लिमिट या स्टॉप लॉस लिमिट होती है, आपने मान लो कि ऑब्वियसली बात है कि ये तो है नहीं कि हमें लॉस होता ही जाए, हम कुछ ना हाथ पे करके बैठे हैं, पर ऐसा तो नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मिडिल ऑफिस होता है। मिडिल ऑफिस कहता है जितनी भी स्टॉप लॉस लिमिट लगी हुई है, या फिर बाकी लिमिट्स लगा रखी है, डील साइज लिमिट लगा रखी है, डील लिमिट लगा रखी है, उसको मॉनिटर करता है कि जो फ्रंट डीलिंग ऑफिसर कहीं उसको वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। अगर वायलेट नहीं कर रहे हैं तो उसको मॉनिटर करता रहेगा कि हाँ सब कुछ सही है ना, और ये कहाँ रिपोर्ट करेगा, वो सीधा टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है। अब इसमें जो मिनिमम मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट होती है वो 5 करोड़ की होती है ट्रेजरी में, उससे नीचे जो है वो ट्रेजरी इन्वेस्ट नहीं करती है। अब सिक्योरिटी मार्केट एज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जो हम नॉर्मल मार्केट होते हैं हमारे उसको कहते हैं, और सेकेंडरी सिक्योरिटी डील्स ओनली विद द सेकेंडरी मार्केट। जितने भी डीलर्स होते हैं वो सारे सेकेंडरी मार्केट में डील करते हैं। तो हमारी ट्रेजरी की ड्राइविंग फोर्स हम किसको कहते हैं, ट्रेजरी की ड्राइविंग फोर्स जो होते हैं वो ये फॉलोइंग है, इंटीग्रेट कैश फ्लो मैनेजमेंट, आर्बिट्रेज, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, रिस्क मैनेजमेंट। अब यानी उसको ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या है, या तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या क्या होता है, इन दो बिलो ऑफ द फॉलोइंग्स में कौन कौन सा नहीं है, या फिर ऐसे भी देखें कौन सा है। इंटीग्रेटेड कैश मैनेजमेंट कि कैश फ्लो मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, हम जिससे आर्बिट्रेज का मतलब एक जगह से खरीदा दूसरी जगह बेच दिया, जिससे हमारे को इंटरेस्ट का फायदा हो गया। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कहीं पे इन्वेस्ट करना है वहाँ से पैसा आएगा या प्रॉफिट आएगा, तो वैसे इन्वेस्टमेंट। और फिर रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होता है ट्रेजरी से। तो ट्रेजरी क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्हीं 4 चीज़ों की वजह से इंपॉर्टेंट, बहुत सारे रिस्क होते हैं, तो पर ये मेन फैक्टर्स आपका यही है। तो अगला है द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। अब इंटीग्रेटेड ट्रेजरी मैंने आपको बताई थी, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी क्या होती है कि आपकी जो
जो ट्रेजरी है उसमें बहुत सारे फंक्शन जो इंक्लूड कर दिए गए हैं। पहले अलग अलग उसमें देखा जाता है, अब एक साथ ही हो गया। तो उसमें क्या है, मीटिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट जो CLR SLR वगैरह मेंटेन करता है वो भी सब कुछ ट्रेजरी करती है। एफिशिएंट मर्चेंट सर्विस कि मर्चेंट को सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी है, कितनी करनी है। ग्लोबल कैश मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइज मैक्सिमम फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स में कितना मैक्सिमम आपको आप ओपन पोजीशन रख सकते हो, कितना आप खरीदो कितना बेचो ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो वो सब कुछ यहीं आता है। और फिर होता है रिस्क मैनेजमेंट, असिस्टिंग बैंक मैनेजमेंट इन ELM, यानी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में भी वो बैंक को हेल्प करता है। और बाकी मर्चेंट रिजर्व की मिनिमम रिक्वायरमेंट मेंटेन होनी चाहिए, आपको प्रॉफिट गेन होना चाहिए, फॉरेक्स से ये है वो है, वो सब कुछ इसमें आएगा। ठीक है, तो इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्री फोल्ड, इंटरेस्ट रेट, न्यू इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर एंड डेरिवेटिव्स वर अलाउड। ग्लोबलाइजेशन थ्री फोल्ड इफेक्ट तो आया था उसका, वो क्या, एक तो इंटरेस्ट रेट में देखो फ्लक्चुएशन आया था, न्यू इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर, नए नए इंस्टीट्यूशन में बने, और डेरिवेटिव को भी बनाए गए। डेरिवेटिव पहले अलाउड नहीं होते, डेरिवेटिव धीरे धीरे करके बनाए गए ताकि आपका जो रेट रिस्क है, रिस्क को हेज किया जा सके, यानी मिटिगेट किया जा सके। तो डेरिवेटिव किस लिए होते हैं, आपके रिस्क मिटिगेशन के लिए यूज होते हैं। तो नेक्स्ट है आरबीआई अलाउइंग बैंक्स टू बोरो एंड इन्वेस्ट through overseas correspondent in foreign currency up to 25% of the tier 1 capital or $10 million which amounts higher। अब आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ने बहुत सारी छूट दी है कि अगर बैंक चाहे तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है अपनी, पर कितनी है उसके लिए एक लिमिट उसने लगा दी है, दैट इज़ अप टू 25% ऑफ द टायर 1 कैपिटल। ये उसकी जो टायर 1 कैपिटल, सपोज कि टायर 1 कैपिटल जो है वो 100 करोड़ की है, तो उसमें कितनी वो मैक्सिमम लगा सकते हैं, तो वो 25 लाख रुपए वो इन्वेस्ट कर सकता है, और या फिर 10 मिलियन USD। ठीक है, इनमें से जो भी ज़्यादा होगी, मतलब कि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है, तो ये लगा सकते हैं। अगर मान लो ये ज़्यादा होगी तो ये लगाएंगे, जो भी ज़्यादा होगी उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर 25% ऑफ टायर 1 कैपिटल और $10 मिलियन विच एवर इज हायर। ओके, ट्रेजरी प्रोडक्ट्स हैव बिकम मोर अट्रैक्टिव फॉर टू रीजन्स। अब ट्रेजरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अट्रैक्टिव क्यों बन गए हैं? ट्रेजरी प्रोडक्ट्स जो है ऑलमोस्ट फ्री, एक तो ये फ्री होते हैं, क्रेडिट रिस्क ऑलमोस्ट होता नहीं इनमें, कमी होता है कि हम इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपका, होगा वो थोड़ा बहुत ही होगा, और ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है एज पर ब्रांच बैंकिंग। ब्रांच में क्या होगा, आपको 4-5 स्टाफ बैठा होगा, आपको इतने कस्टमर को डीलिंग करनी पड़ेगी, पर वाउचर आपको कितना मिलेगा, आप ATM के ट्रांजेक्शन देखो तो कितना मिलेगा, पेंशन की पेमेंट करो तो कितना मिलेगा, तो बहुत से ज़्यादा मिनिमल होता है। और आपको फॉरेक्स में क्या होता है, क्योंकि बल्क में होता है तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, और आपको बंदे कितने चाहिए होता है, मुश्किल से 15-20 बंदे चाहिए होते हैं, जो हर कोई बंदा ट्रेजरी में डील करता नहीं है, सबसे अच्छे बंदे इसमें डील रखे जाते हैं ट्रेजरी डील करने के लिए। तो कितने बंदे होते हैं, वो थोड़े से बंदे होते हैं और टॉप मैनेजमेंट को सीधा रिपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी जो कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। ट्रेजरी जनरेट्स प्रॉफिट फ्रॉम द अंडर नोटेड बिजनेस। अब ट्रेजरी पैसा कहाँ से कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं कहाँ से कमाते हैं। देखो, एक फॉरेन एक्सचेंज भी ना, ऑब्वियसली बात है, पैसा इधर से लिया उधर दे दिया, डॉलर का और कम हो गया, कैनेडियन डॉलर ऊपर था नीचे हो गया, वो खरीद लिया। मनी मार्केट डील्स, अब मनी मार्केट के डील्स मतलब क्या है, आपको जितनी भी डील्स होती है मार्केट में, मान लो कुछ आपने कोई बिल बाय कर लिया, डॉलर में था, फिर उसको सेल कर दिया, मार्जिन में कमा लिया, प्रीमियम पे था करेंसी, तो उसे कमा लिया, तो वो भी माना जाता है। इन्वेस्टमेंट इन SLR नॉन SLR इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी। अब जितनी SLR में इन्वेस्टमेंट करनी है, नॉन SLR में इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी करनी है, जिससे आपको पैसा रिसीव होगा, वो सब कुछ भी इसके अंदर आता है। इंटरेस्ट आर्बिट्रेज क्या होता है, जब सपोज आपने क्या किया, एक आपके पास पॉइंट्स हैं, पैसा तो आपने वहाँ पे लगाया पैसा, तो उससे क्या, तो आपको वहाँ से पैसा रिसीव होना है, तो आप क्या करोगे, नहीं उसको कहीं से आपको मतलब कि यहाँ भी जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो वहाँ उस कंट्री में कम मिल रहा है, या फिर उस एक्सचेंज में कम मिल रहा है, तो वहाँ से उसको खरीदोगे। जब आप उसको खरीदोगे, आपको लगेगा या तो और शॉर्ट हो गया, तो आप उसको कहीं और बेच दोगे। तो ये इंटरेस्ट का जो आप खेल रहे हो, जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसी को इंटरेस्ट आर्बिट्रेज कहते हैं। अभी 3 पॉइंट आर्बिट्रेज भी होता है, 4 पॉइंट आर्बिट्रेज भी होता है, कि अगर जितने पॉइंट्स वो चेंज होगा इंटरेस्ट, तो उसको हम इंटरेस्ट आर्बिट्रेज करेंगे। ट्रेडिंग इज अ स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी विच प्रॉफिट्स राइज आउट ऑफ फेवरेबल प्राइस मूवमेंट ड्यूरिंग द इंटरवल बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग। अब ट्रेडिंग ये होती है, आपने कोई चीज़ खरीदी और फिर उसको बेच दी, जो उसके बीच में जो फेवरेबल प्राइस मूवमेंट होता है, मान लो कि आपको जो ट्रेड आपने किया उसमें आपको रेट बढ़ गया, तो आपको प्रॉफिट हो गया, तो ये
नेक्स्ट है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज को मैंने आपको बता दिया क्या होता है। डेरिवेटिव्स क्या होता है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय और सेल और टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन एनी मैनर एट अ फ्यूचर डेट, the price of which is based on a market price of an underlying asset which is maybe defined as financial or real asset due to obligation to exercise the contract। ठीक है, अब डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव क्या होता है, किसी भी अंडरलाइंग जो भी एसेट होता है उसके ऊपर वो बेस्ड होते हैं। अब वो बेस्ड होता है तो उनकी वैल्यू उसके ऊपर एसेट के ऊपर बेस्ड होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा आपको एक रिस्क, इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। जैसे अगर आप डायरेक्टली एसेट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिस्क ज़्यादा होगा। अगर आप उसके डेरिवेटिव में जो उससे ही निकला है उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिस्क जो है वो कम होगा। तो इसलिए वो एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको बाय या सेल किया जाता है, और टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन एनी मैनर एट अ फ्यूचर रेट। जो हम क्या है कि हम डेरिवेटिव खरीद लें कि हाँ भी फ्यूचर, जैसे आपको एक एग्जाम्पल है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑप्शन हो गया, स्वाप हो गया, ये सब कुछ इसके डेरिवेटिव के ऑप्शन होते हैं कि हम इसको खरीद लिया और हम फ्यूचर में आने वाले किसी डेट पे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिससे हमारे को प्रॉफिट होता है, तो उसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो नेक्स्ट है इमर्जिंग मार्केट कंट्री। इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज़ क्या होते हैं, ये बहुत ही फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज है विच आर लार्जली मार्केट ड्रिवन। जैसे इंडिया है, इंडिया भी एक इमर्जिंग मार्केट कंट्री है जिसके जो मार्केट है बहुत ही मार्केट ड्रिवन जिसको हम कहते हैं। डीमैट अकाउंट, डीमैटिंग अकाउंट, जो डीमैट अकाउंट्स होते हैं वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को होल्ड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सो दैट ट्रांसफर सिक्योरिटी कैन बी इफेक्टेड बट डेबिट और क्रेडिट टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट होल्डर विदाउट एनी फिजिकल डॉक्यूमेंट। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड किए जाते हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं डीमैट फॉर्म में क्या आती हैं। इसको जैसे कोई बंदा इसको ले लेता है तो क्या होता है, जिसने भी लिया उसके अकाउंट से उसको डेबिट कर दिया जाता है, अगर उसने बेच दिया तो उसमें उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ को है डीमैट अकाउंट जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में माना जाता है। ठीक है गाइस, तो ये था फर्स्ट चैप्टर। तो सॉरी थोड़ा चैप्टर लंबा हो गया पर थोड़ा समझाने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर भी देख लेंगे, इसका फटाफट रिवीजन करेंगे और फिर आगे चलेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।